इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मौलश्री शुक्ला। मैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ के मानव शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ आप सबसे भारत के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए। So today we will discuss social change in Indian context. जब भी हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें कुछ कॉमन जार्गन्स सुनने को मिलते हैं, सच एज सोशल चेंजेस इनएविटेबल। सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य है। सोशल चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक। समाज क्या है? स्थिर नहीं बल्कि गतिशील। मतलब समाज में जो परिवर्तन है वो होता ही रहता है और वो एक सतत प्रक्रिया है। जब भारत के संदर्भ में हम सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो हमें 3 प्रमुख धाराएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक परिवर्तन भारत के संदर्भ में 3 प्रमुख धाराओं में विभाजित है। सबसे पहली जो प्रमुख धारा है जिसमें सामाजिक परिवर्तन बहुत जोर शोर में शुरू हुए थे और जिसमें सामाजिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से टैबुलेट किया जाता है, वो है ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन। मतलब कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उसके समय भारतीय समाज पर उस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज कैसे बदला। दूसरा मेन जो प्रमुख धारा या मेन वेव जिसे हम कहते हैं ऑफ सोशल चेंज, वो आई जब भारतीय स्वतंत्रता आई, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया। सो भारतीय स्वतंत्रता के समय जिस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिले वो समकालीन भारतीय समाज में एक हद तक नियोजित थे, राज्य द्वारा प्रायोजित थे, निर्देशित थे और नियंत्रित थे। मीन्स दे वर प्लान्ड, स्पॉन्सर्ड, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। मतलब कि जो सरकार चाहती थी उस तरह से उसने इस राज्य विशेष के समाज को एक मोड़ दिया। उसके बाद जो एक बहुत ही बड़ी वेव ऑफ सोशल चेंज हमें देखने को मिली वो मिली पोस्ट 1991 जब मनमोहन जी ने उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम LPG कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया, जो कि उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने उदारीकरण या लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया और प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से समाज के अंदर बहुत ही मूलचूल परिवर्तन देखने को मिले, जो कि इस समय की परिवर्तन है, जो कि हमारी जो अभी की जनरेशन है वो जिसे फेस कर रही है या जिसे एक्सपीरियंस कर रही है। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी के क्षेत्र में हम इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बट ये क्या है? एक कॉम्पैक्ट 3 पैकेज थिंग है विच इंक्लूड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण ने भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है और भारतीय समाज में एक मूलचूल परिवर्तन किया है। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉलोनियल रूल की। कॉलोनियल रूल और उसके प्रभाव की, उपनिवेशिक शासन और उसका क्या प्रभाव रहा हमारे भारतीय समाज के ऊपर। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन पर किसी भी चर्चा को आप ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बगैर नहीं खत्म कर सकते। ब्रिटिश शासन में जो मेन चीजें हुई वो क्या था? ईसाई मिशनरियों का भारत में आना, अंग्रेजी शिक्षा का भारतीय समाज में लागू होना, बेहतर परिवहन और संचार के माध्यम ब्रिटिश शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाना। ये सारी चीजें जो थी इन्होंने एक बहुत मूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में किया। जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो कैसा सिस्टम था? वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था, मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था थी।
इसमें वो इस तरह के चेंजेस कर रहे थे जिससे उनकी इकोनॉमी को, यानी कि जो ब्रिटेन है उसको फ़ायदा हो, और किसके बल पे? हमारी इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बल पर। और वो उस तरह के चेंजेस लेने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि उनको फ़ायदा हो। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने सबसे पहले लैंड टेन्योर सिस्टम चेंज किया, मतलब कि भूमि स्वामित्व प्रणाली को चेंज किया, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कर चेंज किए कि किस तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन हम करेंगे, और कैसा जो हमारी इकोनॉमी का उत्पादन है, वितरण है और खपत है, वो कैसी होगी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लीगल और कल्चरल चेंजेस भी किए, और उन्होंने जो चेंजेस किए वो आर्किटेक्चरल भी थे। मतलब कि उन्होंने कानून व्यवस्था बदली, उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी लागू करी, उन्होंने सांस्कृतिक तौर पे बहुत बदलाव किया, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन हमारे यहाँ पे लागू करी, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन टू बी प्रिसाइज। और फिर उन्होंने हमारे आर्किटेक्चर तक में बदलाव किया, वास्तुकला में भी बदलाव किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट उनका बदलाव था वो था अ न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी। भारत में वो एक ऐसा वर्ग विकसित करना चाहते थे जिसका लक्ष्य हो उनके उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, और उस क्लास को विकसित करने के लिए, मतलब अपने ही साधन के लिए, उन्होंने यहाँ पे एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू करी जिसे हम इंग्लिश एजुकेशन के नाम से जानते हैं। बट हुआ क्या, उससे बहुत एक अच्छा जो फ़ायदा हमारे समाज को मिला वो थी एक राष्ट्रीय चेतना। हमारे अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस बनी, और हम जब पढ़ने लगे दूर देशों के अंदर क्या हो रहा है, तो हमें यह समझ में आया कि ये उपनिवेशवाद हमारे लिए कितना खराब है। सो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हमें मिली जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से, जो थी एक नेशनल कॉन्शियसनेस और एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, राष्ट्रीय चेतना और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। के.एम. पनिकर कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ब्रिटिश साम्राज्यवाद की, वो है कि उन्होंने भारत का एकीकरण किया, क्योंकि भारत उससे पहले 546 या उससे कुछ अधिक रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों में भारत की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, वो ये नहीं जानते थे कि भारत क्या है, वो सिर्फ अपनी रियासत से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। बट ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के बाद उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, उन्होंने इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस बनाए, जो ये साम्राज्य थे, छोटे छोटे शासक थे, इनको ख़त्म करके जब प्रोविंसेस बने तो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे एज द सिटीजन ऑफ द प्रोविंस एंड अल्टीमेटली एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और इस तरह से एक उनके अंदर कॉन्शियसनेस, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुई कि वो भारत के नागरिक हैं, और भारत क्या है, और उनका एक देश है जो कि उनकी रियासत से बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा उन्होंने एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लागू किया। वो अगेन अपने ही इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, उपनिवेशिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था लागू करी। इसने भी भारत के एकीकरण में बहुत मदद दी। उसके अलावा अपने ही हितों को साधने के लिए जो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लाई, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी कॉम क्रिएट हो, एक ऐसी जनरेशन क्रिएट हो जो कि उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे, और उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रिटेन से बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने मीन्स ऑफ न्यू कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी लेके आए, परिवहन और संचार के नए साधन, और जुडिशरी, जिसकी बात अभी हम कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो बड़ा चेंज उनके द्वारा लाया गया वो था इंडियन रेनेसा का, भारतीय पुनर्जागरण का। ब्रिटिश साम्राज्य के ही समय भारतीय पुनर्जागरण भी हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमें आधुनिक भारत देखने को मिला, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधारों की बात हुई।
जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए जिन्होंने समाज में, संस्कृति में सुधारों की बात, और जो उत्पीड़न हो रहा था कई एक वर्गों का, जैसे कि नारियों का या पिछड़े वर्गों का, उसको खत्म करने की बात करी, जिसे हम कॉमन जार्गन में कहते हैं इंडियन रेनेसा या फिर भारतीय पुनर्जागरण। सबसे बड़ा इसमें धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आंदोलन रहा, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने, स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ऐसे समाज सुधारकों ने जिसे लेके आया। और इसमें इस तरह की जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेद या कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। और राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज बहुत ही फेमस है, उन्होंने उसकी स्थापना करी और वहाँ पे हिंदुइज्म में भी कुछ सुधार लाने की कोशिश करी उन्होंने कहा कि एक ईश्वरवाद के आधार पर हमें हिंदुत्व की स्थापना करनी चाहिए। और इस तरह की इसके अलावा महिलाओं की स्थिति पे बहुत सुधार हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ऐसे कानून बने जिससे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, विधवा पुनर्विवाह आया और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ये देखे जाए तो सबसे पहले कदम हुआ। महिलाओं के शिक्षा का अधिकार मिला, महिलाओं को और तरह के अधिकार मिले। इसके अलावा पुनर्जागरण हम प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता से भी देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ही प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ, समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ, जिससे प्रसार बहुत आसान हो। एक संतुलन बना ब्रिटिश शासन के समय पारंपरिक और आधुनिकता के बीच। भारतीय पुनर्जागरण के दौरान ये जो संस्कृति और धार्मिक मूल्यों में एक आत्मसात करने की कोशिश करी गई और आधुनिकता और परंपरा के बीच एक पुल सा बना। उसके बाद हमने शिक्षा की बात तो कर ही चुके हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के समय भारत की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, जहां उनके सुधारों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और व्यवहारिक हितों को साधना था। वहीं कई सुधारों में भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा के विकास की भी नींव हुई। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान किए गए शिक्षा सुधारों में भारतीय समाज में बौद्धिक चेतना, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवादी विचारों के विकास से सहायक साबित हुए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था और उसको कहते हैं इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। और इसमें देखते हैं कि संपूर्ण भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक ठोस योजना का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे शिक्षा को डिवाइड किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए कि जहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होगी। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। तकनीकी और व्यावसायिक मतलब कि टेक्नोलॉजी के या इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो या एमबीए या व्यावसायिक क्षेत्र की जो शिक्षा थी उसका विकास हुआ। विश्वविद्यालयों की पहली बार स्थापना। तो वुड्स डिस्पैच एक मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सीन में। अब इन ब्रिटिश शैक्षिक सुधारों का जो प्रभाव था वो बहुत ही अच्छा रहा इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। आधुनिक शिक्षा ने तर्क की भावना हमारे लोगों के अंदर डेवलप करी और विज्ञान, तर्क और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया। मतलब कि साइंस, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार आंदोलन का विकास हुआ, महिला शिक्षा का प्रारंभ हुआ और भाषा और सांस्कृतिक विभाजन का जो ये मुद्दा था कि भाषा के ऊपर संस्कृति जो है विभाजित रहती थी, उसको भी कई तरह से लगाम लगाया गया, क्योंकि मॉडर्न जो एजुकेशन थी उसका मीडियम था इंग्लिश, और इंग्लिश जो कोई भी क्षेत्रीय भाषा नहीं थी। और वो भाषा जब एक मीडियम के तौर पे आई तो लोगों ने ये देखना बंद कर दिया कि उनकी भाषा तेलुगु है या तमिल है या मलयालम है, और उन्होंने एक ही तरह के मीडियम में पढ़ना शुरू किया, जो अगेन यूनिफिकेशन में जिसने हेल्प करी। अब बात करते हैं आधुनिक संचार और परिवहन में क्या क्या चीज़ें उपनिवेशवाद में आई। सबसे पहले तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1853 में। फिर सड़क निर्माण हुआ, जिसमें आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर पोत परिवहन। फिर सबसे इम्पोर्टेंट रहा डाक व्यवस्था।
जिससे आप ऑल इंडिया पोस्टल सिस्टम के स्थापना के बाद कहीं से भी कोई भी संपर्क व्यवस्था कर सकता था। उससे भी अच्छा रहा टेलीग्राफ जो 1851 में आया, और वो पहले तो सिर्फ प्रशासन के लिए ही खोला गया, बट 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बाद इसे पूरे भारत में तेजी से विस्तारित किया गया और ये आम लोगों के पास भी आ गया। फिर अभी बात हो चुकी है प्रिंटिंग प्रेस की और फिर रेडियो। ये सारी चीज़ों ने एक बहुत गहरा प्रभाव डाला भारतीय समाज के ऊपर, और जिस तरह की हायरार्की थी और जिस तरह का डिवीजन था, कास्ट डिवीजन था, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपने सुना होगा कि रेलवे में पहले पहले बहुत दिक्कत हुई लोगों को बैठने में, बिकॉज देयर वाज कॉमन सीटिंग प्रोग्राम फॉर एवरीवन। मतलब कि एक कॉमन सीटिंग सिस्टम था कि जो भी पैसे देगा उसको एक कॉमन सीटिंग मिलेगी। अब उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब एक साथ बैठ रहे थे, जो कि बहुत लोगों को नागवार गुजरा पहले, बट धीरे धीरे लोगों ने उसको डाइजेस्ट किया और इस तरह से कई मायनों में जो सामाजिक मतभेद थे वो खत्म होना शुरू हुए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट वेव की, और इसमें हम देखते हैं हिंदुआइजेशन और संस्कृताइजेशन। जो भारत में सामाजिक परिवर्तन है उसमें हिंदूकरण और सांस्कृतिककरण का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये हिंदुआइजेशन और संस्कृतिकरण है क्या? सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदुआइजेशन की, मतलब कि हिंदूकरण की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत व्यापक है विद इन इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब कि भारतीय सभ्यता में अगर आप रहते हैं तो आपका हिंदू व्यवस्था से आपका पाला जरूर पड़ेगा और हिंदू व्यवस्था से आप डोमिनेट जरूर होंगे। एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा कहते हैं कि उनके लैंडमार्क पेपर में कि हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन, उनका एक पेपर है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन है वो कल्चर, कॉन्टैक्ट और एक्कल्चरेशन के ऊपर निर्धारित है। मतलब कि जो लोग भी हिंदुओं के संपर्क में आते हैं उनका अपने आप से हिंदूकरण हो जाता है, उनका प्रभाव जरूर होता है हिंदुओं के द्वारा। हिंदुओं का प्रभाव उन सारे लोगों पे होता है जो हिंदुओं के संपर्क में आते हैं, और वो प्रभाव ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनका हिंदूकरण यानी कि उनका हिंदुआइजेशन हो जाता है। अगर हम बात करें तो सुरजीत सिन्हा और एन.के. बोस का ये मानना था कि ट्राइबल अब्जॉर्प्शन जब हम बात करते हैं यानी कि जनजाति जो थी, सारी जनजातियां जो हैं जिनको हम कहें, वो जब भी हमारे कांटेक्ट में आती हैं यानी हिंदुओं के कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो हिंदुओं में ही विलीन हो जाती हैं। इस तरह की जो एक अवधारणा है और जो कि इस अवधारणा को बहुत अच्छे से सत्य भी पाया गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि जितने भी ट्राइबल्स हैं, जनजाति हैं, वो बहुत लंबे पैमाने पे हिंदुओं से अपने आप को एक मानती हैं। और उसकी जो वजह है वो ये है जो कि सुरजीत सिन्हा और एन.के. बोस का कहना था कि हिंदुआइजेशन गिव्स लेज़ेस-फेरे। लेज़ेस-फेरे क्या होता है? अहस्तक्षेप की नीति। हिंदुआइजेशन क्या करता है? उनके जो कल्चर है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब कि जो हिंदू रिलीजन है वो इतना डाइवर्स है सोशली, कल्चरली, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तौर पे कि वो हर तरह के जो डाइवर्स लोग हैं उनको अपना लेता है और उनको एक सेट पैटर्न नहीं बताता कि तुम्हें ये करना पड़ेगा हिंदू होने के लिए। मतलब एक लेज़ेस फेरे एनवायरनमेंट देता है, एक अहस्तक्षेप की नीति वो लागू करता है जिसमें वो कहता है कि यू आर बीइंग वेलकम्ड।
आपका स्वागत है और आप जिस तरह भी चाहें अपने आप के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप सूर्य की पूजा कर सकते हैं, आप चंद्र की पूजा कर सकते हैं, आप एक भगवान को मान सकते हैं और आप कई सारे भगवानों को मान सकते हैं। सो जो ये फ्रीडम देता है हिंदू रिलीजन, उसकी वजह से बहुत सारे और बहुत बड़े पैमाने पे जनजातियों का क्या हुआ है, अब्जॉर्प्शन हुआ है हिंदुओं में, मीन्स हिंदू अब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल्स। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हिंदूकरण, जिसपे इनका सुरजीत सिन्हा और एन के बोस का बहुत अच्छा एक पेपर है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन। और वो ये कहता है कि जो हिंदू हैं वो लेजस फरे ऑफर करते हैं ट्राइबल्स को। सुरजीत सिन्हा आगे ये कहते हैं कि जो एक आइडिया ब्रिटिशर्स ने पेश किया कि ट्राइब्स आर आइसोलेटेड पीपल, जनजातियां एक पृथक समाज है, वो उससे कंट्रेरी एक विचार रखते हैं, वो उस विचार को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि जो जनजातियां हैं वो बिल्कुल भारतीय समाज का ही हिस्सा है और देखा जाए तो हिंदू समाज का ही हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्पायर करते हैं वर्ण जाति व्यवस्था में आने के लिए। उनका ये कहना है कि मेनी ट्राइब्स, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भूमिज ट्राइब्स का एग्जाम्पल भी दिया है और उन्होंने कहा है कि 1951 में जब भूमिज ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला था तो उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज दे बिलीव दैट दे बिलोंग टू क्षत्रिय वर्ड एंड दे डोंट वांट द ट्राइबल रिजर्वेशन, और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें ट्राइबल टैग मिले। ठीक है, सो ये बात सुरजीत सिन्हा अपनी पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मॉडर्न स्टेट की बात करी जाए जो इंडिपेंडेंस के बाद आया है, मतलब जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे पृथक है, तो वो तो हमारी ट्राइब्स को बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं मानता और वो उनको सारी अपॉर्चुनिटीज देता है टू मर्ज इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। नाउ कमिंग टू संस्कृताइजेशन, हम संस्कृताइजेशन के ऊपर आते हैं। संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण क्या होता है? ये संस्कृतिकरण का जो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास जी ने, जो कि बहुत पायनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बहुत ही पुराने मानव शास्त्री थे, उन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत करी थी। और इसमें बात उन्होंने कही थी कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके दो पहलू, जो इंडियन सोसाइटी के बाद जो उसके अंदर कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, उसके दो पहलू हैं। एक तो है बुक व्यू और दूसरा है फील्ड व्यू। ये बहुत उनका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और बुक व्यू कहता है कि इंडियन कास्ट सिस्टम इज़ वेरी वेरी रिजिड। जो कास्ट की सिस्टम है इंडिया के अंदर, जो सोपान है जिसे हम कास्ट हायरार्की कहते हैं या जाति सोपान जिसे हम कहते हैं, वो बहुत रिजिड है, मतलब कि बहुत कड़क है वो। और उस जाति सोपान के अंदर वो एक स्टैटिक प्रक्रिया है, वो डायनामिक नहीं है, वो बिल्कुल भी बदलता नहीं। इस बात से वो कहते हैं कि दिस इज द बुक व्यू, मतलब कि ये सिर्फ किताबों में लिखा है। अगर आप फील्ड व्यू यानी कि फील्ड के ऊपर जाके देखेंगे तो दिस कास्ट सिस्टम कभी भी, ये जो कास्ट सिस्टम था वो इतना रिजिड या स्टैटिक नहीं था। ये क्या है? एक डायनामिक चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। और इसका सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल उन्होंने पुट करते हुए कहा कि आप हाइपोगैमी को देख सकते हैं। So hypergamy and hypogamy is the marriage kind of hierarchy, जिसमें हम कहते हैं कि जो शादियां या जो विवाह है वो आप अपने से, जो वर है वो अपने से नीचे में जा सकता है, पर जो वधू है वो अपने से नीचे कास्ट में नहीं जा सकती। बट जब ये तरह का विवाह होते हैं जो अपने जाति से नीचे जा कर के होते हैं या अपने जाति से ऊंचे जा कर के होते हैं, जिसे हम हाइपर या हाइपोगैमी कहते हैं, वो उन्होंने कहा आर द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, जिससे हम देख सकते हैं कि लोग इस सोपान में ऊपर या नीचे आते जाते रहते हैं। मतलब कि जो कास्ट हायरार्की है वो अपना कास्ट स्टेटस चेंज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग हाइपर एंड हाइपोगैमी प्रोसेसेस।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जो ये सोशल मोबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि जो समूह गतिशीलता कैसे आएगी, तो ये जो सामाजिक गतिशीलता की जो बात हो रही है उसमें 4 तरह की अप्रोचेस की बात करी गई है या 4 दृष्टिकोणों की बात करी है। एक तो है इंडिविजुअल और फैमिली मोबिलिटी, जिसकी बात अभी हमने कर ली थ्रू हाइपोगैमी। फिर है ग्रुप मोबिलिटी यानी समूह गतिशीलता का दृष्टिकोण, या फिर कंपैरेटिव अप्रोच या रेफरेंस ग्रुप अप्रोच। अब इसमें एम.एन. श्रीनिवास जो थे उन्होंने बात करी थी समूह गतिशीलता की। समूह गतिशीलता की बात करते हुए उन्होंने संस्कृतिकरण का ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था, उनकी एक पाथ ब्रेकिंग स्टडी थी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। कुर्क्स एक साउथ इंडियन कम्युनिटी थी जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते हुए ये फिनोमेना ऑफ संस्कृताइजेशन डेवलप किया था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में परिभाषित विश्लेषित किया जा सकता है, किस तरह से? संस्कृतिकरण को अपना के। अब संस्कृतिकरण है क्या? संस्कृतिकरण जो है वो है एक प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी इन द ट्रेडिशनल रूरल इंडिया। ये क्या है? पारंपरिक ग्रामीण भारत में सांस्कृतिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। इससे क्या होता है कि आप सांस्कृतिक गतिशीलता अपने ही जनरेशन में पा सकते हैं। किस जगह पे? ग्रामीण भारत में मोस्टली। श्रीनिवासन का यह मानना था कि हिंदू जाति व्यवस्था कभी भी कठोर नहीं थी और इसमें व्यक्तियां या जातियां अपनी स्थिति में परिवर्तन या सुधार ला सकते थे। उनका संस्कृतिकरण से यह मतलब था कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जाति और विशेष रूप से द्विज जाति की रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, विश्वासों, विचारधाराओं और जीवन शैली को अपना लेते हैं। मतलब कि संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लो कास्ट, ट्राइब और अदर ग्रुप कैन टेक ओवर द कस्टम्स, lifestyle, rituals, beliefs, ideology of a higher caste, in particular the twice born, मतलब कि द्विज कास्ट। अब यहाँ पे बताना बहुत आवश्यक है कि द्विज क्या होता है। द्विज जाति या द्विज कास्ट क्या होता है? ये वो जाति के लोग होते हैं जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार है, मतलब कि जिन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार है। आपको पता होगा कि हमारे वर्ण जाति व्यवस्था में जो ऊपर की 3 वर्ण हैं, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार है कि वो अपना उपनयन संस्कार करवा सकें। और उपनयन संस्कार की बहुत विशेषता है हिंदू समाज के अंदर, और उसको कहते हैं कि ये द्विज कास्ट है, मतलब कि ये वो लोग हैं जिनका दूसरा जन्म होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें शिक्षा मिलती है। उपनयन संस्कार के बाद जब इन्हें शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है तो ये इसको अपना सांस्कृतिक जन्म मानते हैं, इसको अपना दूसरा जन्म मानते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि ये द्विज कास्ट है, वो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है। एक तो बायोलॉजिकल बर्थ एंड द सेकेंड इज द एजुकेशनल बर्थ, मीन्स दे टेकिंग द नॉलेज फ्रॉम द सोसाइटी। अब होता क्या है कि जो निम्न जातियां हैं वो क्या करती हैं कि किसी भी द्विज जाति से, जिससे भी वो प्रभावित हो या जो उनके रीजन स्पेसिफिक में जो ज़्यादा बाहुल्य में हो, पॉपुलस हो ज़्यादा, उनका जो सिस्टम है, वे ऑफ लाइफ है, उसको कॉपी करती हैं। मतलब कि उनकी लाइफ स्टाइल, उनका उठने बैठने का तरीका, उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनका जीवन जीने के तरीके, उनके बिलीफ सिस्टम्स, वो किस पे विश्वास करते हैं, किस पे नहीं विश्वास करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मतलब उनकी सोच क्या है, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके रिचुअल्स मतलब कि वो किस तरह के अनुष्ठान करते हैं, रिलीजियस अनुष्ठान, वो सारी चीज़ों को वो कॉपी करते हैं। और जब वो कॉपी कर लेते हैं तो इन अ जनरेशन और 2 उनको वो स्टेटस मिल जाता है
कि भाई इनका तो रहन सहन एकदम ब्राह्मणों के जैसा है, ये तो ब्राह्मण है, या इनका तो रहन सहन एकदम क्षत्रियाओं के जैसा है, ये तो क्षत्रिया है। सो जो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का नाम दिया। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने एक कोट किया है कि अगर कोई लो कास्ट व्यक्ति या ट्राइब नॉन वेजिटेरियनिज्म को गिव अप कर दे, मतलब कि वो वेजिटेरियन खाना खाने लगे, वो शराब पीना छोड़ दे, वो एनिमल सैक्रिफाइस यानी कि बलि देना छोड़ दे और एक ब्राह्मण लाइफस्टाइल कॉपी करने लगे, मतलब कि ब्राह्मण का जीने का तरीका कॉपी करने लगे इन मैटर्स ऑफ फूड, मतलब कि खाना खाने के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके और रिचुअल यानी कि अनुष्ठान करने के तरीके। तो इस तरह से अगर वो अपना पूरा जीवन जीने का तरीका बदल दे तो 1 से 2 पीढ़ियों के बीच उसको उस कास्ट हायरार्की के अंदर ऊपर की पोजीशन मिल जाएगी, मतलब कि ही कैन go upwards in the terms of social mobility in the particular caste hierarchy। ठीक है। अब संस्कृताइजेशन के लिए एक बात और भी कहते हैं कि ये ब्राह्मणाइजेशन से थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ब्राह्मणाइजेशन नहीं होता, इसमें क्षत्रियाइजेशन भी होता है, इसमें जाट मॉडल्स भी होते हैं, वैश्य मॉडल्स भी होते हैं। जितने भी टॉइस बॉर्न कास्ट है सबके कहीं ना कहीं जो उनकी पॉपुलेशन है, उनका रीजन स्पेसिफिक डोमिनेंस है, उस हिसाब से लोग अपना चूज करते हैं कि वो किस कास्ट स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं। इसको उन्होंने डोमिनेंट कास्ट से भी रिलेट किया है, जो कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका पॉपुलस होने से या पॉपुलेशन के ऊपर डोमिनेंट होने से ज्यादा लेना देना है। ठीक है। कई बार जो इस तरह का जो हायरार्की क्लाइंबिंग है, इसमें कुछ लोअर कास्ट को कई बार हॉस्टिलिटी का भी सामना करना पड़ता है। अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि नहीं ये तो एक लो कास्ट से आते हैं, तो बहुत हिंसक रवैयों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक कल्चरल प्रोसेस नहीं है, डोंट लिमिट इट टू दी कल्चर थिंग, मतलब कि इसको सांस्कृतिक प्रक्रिया बस मत समझ लें। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट्स और इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, मतलब कि आपको राजनीतिक और आर्थिक शक्तियाँ चाहिए होती हैं, इसलिए भी कई सारी जो कास्ट हैं ये करती हैं। ओके। अब जो ये कल्चरल एम्यूलेशन यानी कि सांस्कृतिक अनुकरण है फॉर द सेक ऑफ द स्टेटस एलिवेशन, ये जो है प्राइम मोटिव है नॉन हिंदू कम्युनिटीज में भी, मतलब कि इस तरह का जो संस्कृतिकरण है ये नॉन हिंदू कम्युनिटीज में भी देखने को मिलता है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगेन जो हिंदुआइजेशन की हम बात कर रहे थे पहले कॉन्सेप्ट में, हिंदूकरण में, तो हिंदूकरण का जो ये फिनोमेना है ये ट्राइब्स तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है। स्पेसिफिकली जो हिंदूकरण के अंदर कास्ट सिस्टम का फिनोमेना है, यानी कि जाति प्रथा का जो फिनोमेना है, ये तो छूत की बीमारी की तरह सबको लगी हुई है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय के हों। जो भी लोग बाहर के, ये सारे जो रिलीजन्स हैं, अगर आप बाहर के उस पे देखेंगे तो इनके अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है भारत के बाहर, पर भारत के अंदर इनके अंदर भी एक कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, वेदर दे आर मुस्लिम, सिख्स, ईसाई, एवरीवन। इन क्रिश्चियनिटी इज नॉट आल्सो पायस इन दैट वे कि उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक कास्ट सिस्टम आपको देखने मिलेगा। क्योंकि जो लोग भी कन्वर्ट होकर के गए हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, कन्वर्ट होके हिंदू से मुसलमानों में या सिखों में या क्रिश्चियनिटी में गए हैं, दे आर लाइक टेकन ओवर द कास्ट सिस्टम विद देम। वो क्या कास्ट सिस्टम को अपने साथ लेकर के गए हैं। सो इस तरह का जो संस्कृतिकरण का जो ये एक फिनोमेना है, ये आपको हर रिलीजन में देखने को मिलेगा, वेदर दे आर मुस्लिम्स, सिख्स और क्रिश्चियनिटी। मतलब कि वो अपना सोशल हायरार्की को ऊपर लाने के लिए, अपना स्टेटस सोशल हायरार्की में ऊपर लाने के लिए वो अपने रिलीजन स्पेसिफिक में इसी तरह के
जो मॉडल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं ताकि उन्हें एक हायर स्टेटस अचीव हो सके, वेदर दे आर मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो ये कल्चरल इमिटेशन हो रहा है संस्कृतिकरण के अंदर, मतलब जो सांस्कृतिक अनुकरण हम कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि हम इमिटेट कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं किसी एक ऊंची जाति की, तो जो या डोमिनेंट कास्ट की जो हम नकल कर रहे हैं, वो हर बार सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस चेंज करने के लिए नहीं होती। कई बार एक रिवॉल्ट का भी एक्सप्रेशन होती है ये एक चुनौती देती है और एक विद्रोह की अभिव्यक्ति करती है। क्यों? क्योंकि जो परवेजिव सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो प्रिवलेंट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, उससे एक रिवॉल्ट आता है जो लोअर कास्ट है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक लोअर कास्ट आदमी अपने ब्राइड को पैलन क्वीन, मतलब कि पालकी के अंदर लेके जाना चाहे, तो बहुत बहुत कई पिछड़े इलाकों में इस पे बहुत बड़ा एक बवाल हो जाता है। या कोई एक दूल्हा वो घोड़े पे अपनी बारात लेके आना चाहे, तो ये सब कई बार जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जिन्हें पता होता है कि इस चीज़ पे बवाल होगा या इस चीज़ पे कोई एक तरह का अनप्लेजेंट सीन क्रिएट होगा, वो वहाँ पे उसको करते हैं, क्योंकि वो क्या देना चाहते हैं? चुनौती देना चाहते हैं और विद्रोह करना चाहते हैं जो करेंट सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ। तो हर बार जो ये कल्चरल लिमिटेशन है या सांस्कृतिक अनुकरण है, ये सिर्फ हायर स्टेटस पाने के लिए नहीं होता है, पर अपनी आइडेंटिटी और जो इक्वालिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है, जो समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कई बार इस तरह की चुनौतियां लोअर कास्ट देते हैं। ओके, पर अभी भी श्रीनिवास ये कहते हैं कि जो सेक्युलर स्टेटस है, यानी कि एक रिलीजन फ्री स्टेटस जिसे हम कहेंगे, धर्म निरपेक्ष स्थिति जो है, उसमें शक्ति और धन ही स्टेटस का एक प्रमुख सूत्र है। मतलब कि अगर आपके पास धन है, धन का संचय किया हुआ है आपने, और अगर आपने शक्ति का संचय किया हुआ है, तो ही आप हायर क्लास को बिलोंग करते हैं। मतलब कि जो अभी का इंडिया है वो किससे चलता है? क्लास सिस्टम से चलता है, कि आपकी पर एनम इनकम क्या है, आपने अचीव क्या किया है लाइफ में, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू आर अस्क्राइब्ड विद, मतलब कि आप पैदा किस स्टेटस से हुए, आप ब्राह्मण पैदा हुए, आप क्षत्रिय पैदा हुए, कि आप शूद्र पैदा हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अचीव क्या किया है, आपने जीवन में हासिल क्या किया है, वो स्टेटस ज़्यादा मायने रखता है टू कम इनटू द क्लास डायनामिक्स। मतलब कि जो अभी का क्लास सिस्टम है, उसके सोपान, मतलब उसकी हायरार्की में हाई स्टेटस पाने के लिए धन और शक्ति, ये ही दोनों मुख्य घटक हैं। सो अभी इंडियन सोसाइटी को अगर आप देखें तो हमने कास्ट सिस्टम को पीछे छोड़ा नहीं है, और हमने क्लास सिस्टम जो कि यूरोपियन या वेस्टर्न सिस्टम है उसको भी अपना लिया है। सो इट्स अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। Okay, so this is about Hinduization and Sanskritization, moving forward to Westernization and Modernization. पश्चिमीकरण और आधुनिकरण की बात कर सकते हैं। अब ये दोनों टर्म्स बहुत डिफरेंट है अपने आप में। एक है वेस्टर्नाइजेशन, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण की पश्चिमी सभ्यता से आप कितना ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आए हैं, और आधुनिकरण क्या है कि आप कितना मॉडर्निटी से प्रभावित हैं। सो सबसे पहले बात कर सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन की। वेस्टर्नाइजेशन क्या करता है? ये भारत में हुए सभी सांस्कृतिक परिवर्तनों और संस्थागत नवाचारों को संदर्भित करता है। उस समय जब यह देश पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटेन के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क में आया था। So westernization is the lifestyle changes which we have copied by the impact of British colonial rule.
जब ब्रिटिश सबसे पहले हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने अपना उपनिवेशवाद के ज़रिए हमारे ऊपर काबू किया और हमारे यहाँ अपनी सरकार का गठन किया, तो हम उनके साथ जब हम उनके संपर्क में आए, तो उनके जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, उनके तौर तरीकों से, उनकी संस्कृति से, उनके नवाचारों से, उनकी भाषा से हम जितना प्रभावित हुए और हमने वो सारी चीज़ें अपने अंदर जितनी ढाली, उस एक कॉन्सेप्ट को, उस एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण। इस बात को श्रीनिवास इसको सम अप करते हैं और कहते हैं, मोर प्रिसाइसली, changes brought about in Indian society and culture as a result of 150 years of British rule. मतलब कि जो भी चेंजेस हमारे अंदर आए 150 साल के ब्रिटिश रूल की वजह से, वो सब क्या हैं? वो हैं वेस्टर्नाइजेशन का कारक, हमारे अंदर पश्चिमीकरण का कारक। मतलब कि, और उन्होंने कहा कि ये जो चेंजेस हैं ये किस किस लेवल पे आए हैं? एट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, एट द लेवल ऑफ आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। मतलब कि टेक्नोलॉजी की तो हमने अभी ऊपर बात करी कि कितनी सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बात कर लीजिए या ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लीजिए, बहुत सारे कितने इंस्टीट्यूशंस खुल गए हमारे यहाँ जुडिशरी आ गई, हमारे यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर आइडियोलॉजी में हमें क्या फ़र्क हुआ? सबसे बड़ा तो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर कि देयर वाज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज मॉडर्न एंड व्हाट इज वेस्टर्न। ये भी एक आइडियोलॉजी का चेंज आया। एंड देन वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हमारी, जो इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यू ऑफ कलेक्टिविज्म हमेशा हायर होती है। मतलब कि हम लोग अपने परिवार को, अपने समाज को अपने से ज़्यादा तर्ज देते हैं, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू है, मतलब कि जो स्वयं है वो ज़्यादा ज़रूरी है समाज या परिवार से। आगे बढ़ते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन में साइंटिफिक अप्रोच भी आती है, मतलब कि क्योंकि उस समय साइंस के यूज़ की बहुत चर्चा होती थी और जो नए साइंटिफिक इनोवेशंस या नवाचार होते थे उनकी बहुत चर्चा होती थी और साइंस से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे लोग। वेस्टर्नाइजेशन इंक्लूड साइंटिफिक अप्रोच, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकवाद पे जोर, मतलब कि एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म ओवर स्पिरिचुअलिज्म, मतलब कि भौतिकवाद सबको चाहिए था और आध्यात्मिकता जो कि भारत का मूल वैल्यू थी वो पिछड़ने लगी थी। मतलब कि यहाँ के लोग जो थे वो स्पिरिचुअल नेचर के थे, वो ये सोचते थे कि कम में गुजारा होना चाहिए। बट आफ्टर कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स वो कैसे हो गए? वो मटीरियलिस्टिक हो गए, वो सोचने लगे कि उनके पास और कितना ज़्यादा हो सकता है। फिर अगेन हमने बात करी, व्यक्तिवाद आने लगा, यानी कि इंडिविजुअलिज्म आने लगा और कलेक्टिविज्म, समाजवाद दूर होने लगा। समाज के विभिन्न समस्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण हुआ, मतलब कि लिबरल एक हमारा अप्रोच हो गया टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि हमने भी बात करी सती प्रथा या विडो रिमैरिज या चाइल्ड मैरिज। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, ये अच्छी चीज़ें थी जो आई। ह्यूमनिज्म यानी कि सबको बहुत ह्यूमैनिटी से देखना और देखना कि सबके दुख और सुखों के बारे में। समानता यानी कि इक्वालिटी। देन इगैलिटेरियज्म मतलब समतावाद, मतलब कि जो कास्ट सिस्टम की जो एक ऊपर और नीचे की बहस थी इसको दरकिनार करते हुए कुछ लोग जिन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया और समझा कि इक्वालिटी यानी कि समानता क्या होती है, उन्होंने सबको एक मानना शुरू कर दिया, मतलब इगैलिटेरियनिज्म पे विश्वास करना शुरू कर दिया। और उसी के साथ रैशनलिज्म डेवलप हुआ, मतलब बुद्धिवाद डेवलप हुआ कि हम उन चीज़ों पे विश्वास करेंगे। रैशनलिज्म मीन्स हम उन चीज़ों पे विश्वास करेंगे जिनका कोई तर्क होगा, जो तर्क संगत चीज़ें होंगी हम उन पे विश्वास करेंगे। हम ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे जो तर्क संगत नहीं होंगी। मतलब कि कोई ऐसी बात किसी एक किताब या किसी एक परंपरा के तौर पे चली आ रही हो जिसका
कोई ठोस आधार ना हो, जिसके विरुद्ध कोई तर्क ना मिले, उस बात को हम ट्रेडिशन मानते हुए दरकिनार कर देंगे और रैशनलिज्म जो तर्क पे आधारित हो उसी को स्वीकार करेंगे। सो ये सारी जो पॉइंट्स थे वो वेस्टर्नाइजेशन के अंदर आते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, सारे विंग्स, वेदर इट इज़ मेडिसिन, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राइज आया, नेशनलिज्म की भावना बढ़ी, न्यू पॉलिटिकल कल्चर इस्टेब्लिश हुआ, न्यू लीडरशिप आई। और ये भी एक जो सिद्धांत है, ये एम एन श्रीनिवास द्वारा ही प्रेषित किया गया है। और ये यहाँ पे एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन साथ में चल रहा है। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन अलग और वेस्टर्नाइजेशन अलग हो, दे आर गोइंग टुगेदर, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। जब कोई एक लोअर कास्ट संस्कृताइजेशन का मॉडल फॉलो करके हायरार्की में ऊपर आता है, तभी एक अपर कास्ट वेस्टर्नाइजेशन का मॉडल फॉलो करके हायरार्की में और ऊपर आ जाता है। मतलब कि when the caste and class hierarchies are being merged due to संस्कृताइजेशन and westernization, so जब हम कहते हैं कि हमने तो अपना संस्कृतिकरण कर लिया और अब हम ब्राह्मण हैं, उसी वक्त ब्राह्मण कहता है कि हमने तो अपना वेस्टर्नाइजेशन कर लिया और अब हम अंग्रेज हैं, अगर हम ठेठ शब्दों में कहें तो। इसी बात को एम एन श्रीनिवास यहाँ पे कह रहे हैं। सो अब वही बात वो कह रहे हैं कि वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल कैसी होती, तो वो कह रहे हैं कि नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आप करें। मतलब जैसे आप सोनार जाति के हैं तो आप सोनार होंगे, या लोहार हैं तो लोहार होंगे, उससे छोड़ के आप कुछ नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करें। शायद आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ जाएं, या आप इंजीनियर बन जाएं, या आप कोई मैनेजर बन जाएं। सो एक नॉन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आप चूज करें। आप जो पॉल्यूशन और प्योरिटी के रिचुअल्स हैं उनको आप भूल जाएं, कि अगर हमें लोअर कास्ट ने छू लिया तो हम स्नान करके आएंगे, या हम उसके छुए में खाएंगे नहीं। आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो ना करें। मतलब कि आप वेजिटेरियनिज्म अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसे भूल जाएं, नॉन वेजिटेरियनिज्म पे आ जाएं। आप कास्ट, रीजन, रिलीजन स्पेसिफिक के जो भी रिस्ट्रिक्शंस आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी भूल जाएं। एंड यू शुड मैरी आउटसाइड कास्ट। आप जो अपनी जाति है उसके बाहर विवाह करने लगे। सो ये सारी चीजें क्या आपको दे रही हैं, आपको एक टैग दे रही हैं दैट यू आर नाउ वेस्टर्नाइज्ड, यानी कि आप अब वेस्टर्नाइज्ड हैं। ठीक है। सो इस तरह का मॉडल फॉलो करके यू कैन कॉल टू बी वेस्टर्नाइज्ड। अब आगे बात करते हैं कि नाउ व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है। सो अगर हम बात करें, मॉडर्नाइजेशन आया प्रभाव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वेस्टर्नाइजेशन तो हम बात कर चुके हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। वो कब आया प्रभाव में, जब हम ब्रिटिशर्स के साथ हमारा मेल जोल बढ़ा, और जब हम उनके संपर्क में आए और उनके लाइफ स्टाइल से हम प्रभावित होकर के हमने उसे कॉपी किया, तब हम क्या हुए, वेस्टर्नाइज्ड। एंड नाउ हाउ मॉडर्नाइजेशन एंटर इनटू द स्फीयर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशली 1950s और 60s के बाद बात होने लगी मॉडर्नाइजेशन की, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिया बट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे मॉडर्नाइजेशन की बात होने लगी। वो एक करंट वेव ऑफ सोशल चेंज की तरह आ गई। अब ये जो था, ये जब वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं हम, तो वो ज़्यादातर समाज से लेना देना कर रहा था, बट जो मॉडर्नाइजेशन था वो सामाजिक भी था, और वो आर्थिक भी था, और वो पॉलिटिकल भी था, यानी कि वो राजनीतिक भी था। आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन में एक परस्पर क्रियाशील प्रक्रिया जो थी उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें, जो मेन क्रक्स, जो वैल्यूज थी जो हमें मिली, जिसको हम शायद बहुत आभारी हैं मॉडर्नाइजेशन के,
कि जो वैल्यूज़ उसने हमें दी वो शायद सबसे बेस्ट वैल्यूज़ थी, जो अगर हम सभी ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसने हमें तर्क संगतता की बात बताई, रैशनैलिटी की बात बताई, जो हम अभी पहले वेस्टर्नाइजेशन में भी डिस्कस किए थे, बट इसको एक क्रक्स या एक कोर वैल्यू ऑफ मॉडर्निटी माना जाता है कि आप तर्क संगत बातें करें, आप ऐसी बात करें जिसके पीछे कोई तर्क हो। देन निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, यानी कि आप किसी एक की साइड न लें ऑन द बेसिस ऑफ यू नोइंग दैट पर्सन और यू हैविंग एन अटैचमेंट और यू आर क्लोज टू दैट पर्सन। आप क्या रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, निष्पक्ष रहें। और देन आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर हो, मतलब कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये कोर वैल्यूज़ हैं मॉडर्नाइजेशन की। आपके अंदर एक साइंटिफिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वैज्ञानिक हों, मतलब आप हर चीज़ को एक साइंटिफिक टेम्पर से देखें। ओके, अब मॉडर्नाइजेशन स्टडीज़ में हम टिपिकली क्या देखते हैं कि पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मूल्यों पर आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज हुआ है, वैसे वैसे पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं कैसे बदली हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन को अगर हम देखें तो समाज के लेवल पे आया, बट इकोनॉमिक लेवल पे सबसे पहले क्या आया, मतलब कि ये भी एक इंटरट्वाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं टुगेदर विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जब आधुनिकीकरण आया तो उसके साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और अर्बनाइजेशन आया, मतलब कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों ही साथ में आए, किसके, आधुनिकीकरण के। इसके साथ ही साथ जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो एक डेवलप हुआ, मतलब कि लोगों की आमदनी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों ने जो डिफरेंट इकोनॉमिक परस्यूट्स थे वो फॉलो करना शुरू करे। जैसे हमने वेस्टर्नाइजेशन में बात करी थी कि कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई हायर एजुकेशन में या मीडियम या मिडिल या प्राइमरी एजुकेशन में चला गया। सो देयर आर डिफरेंट मीन्स टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट अ लिविंग। तो उससे क्या हो गया, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आने लगा, उच्च जीवन स्तर होने लगा और सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हो गया और एक ब्रॉडनेस ऑफ व्यू पॉइंट आया, मतलब कि दृष्टिकोण जो था वो व्यापक हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं मॉडर्नाइजेशन औद्योगिकीकरण शहरीकरण के साथ साथ चलता है, मतलब आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ साथ चलता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ। आगे बात करते हैं इंस्टेंट स्टार्ट की। वो कहते हैं फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, modernization is the process of change towards those type of social, economic, political system which are developed in Western Europe and North America from 17th to 19th century. And afterwards, they spread over to South America, Asia, Africa in the 19th and 20th century. मतलब कि उनका साफ कहना है कि ये वो तौर तरीके हैं, मॉडर्नाइजेशन वो तौर तरीके हैं टुगेदर विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में डेवलप हुए, कब, 17वीं से 19वीं शताब्दी में। मतलब उपनिवेशवाद जब खत्म हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हमने कौन सा मॉडल अपनाया, हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम औद्योगिकीकरण करेंगे। हमें याद होगा आप सबको, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस तरफ ले जा रहा था भारत को, टुवर्ड्स हैवी इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज को प्लांट करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप्ड हो सके, मतलब कि इकोनॉमिक लेवल पे वो डेवलप्ड हो सके। सो इस वजह से ये जो एक फॉर्मूला बना था ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बना था यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो जो ब्रिटेन है
और जो उसके साथ साथ और कंट्रीज थी, और जो यूएसए है, आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, इन सब जगहों पर ये फार्मूला डेवलप हुआ था दैट इफ यू गो टुगेदर विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यू विल अचीव व्हाट? डेवलपमेंट। ये फॉर्मूला लागू हुआ इन द 19th and 20th सेंचुरी, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन इंडिया, मीन्स एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन के बारे में हमने अच्छी चर्चा कर ली है और अभी हम काफ़ी दूर हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स के पूरा होने पे। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन में प्रगति और विकास होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार मिलते हैं, विज्ञान और तर्क का महत्व बढ़ता है, लोकतंत्र और समानता का अधिकार मिलता है, सामाजिक सुधार और न्याय होते हैं, आर्थिक प्रगति होती है, वैश्वीकरण होता है। अब सीधे आ जाते हैं हम मल्टीकल्चरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज का हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है। सो मल्टीकल्चरलिज्म की बात करेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? एक बहुसंस्कृतिवाद इसको हम कहते हैं। अच्छा, 2 शब्द हैं जो साथ साथ चलते हैं, एक मल्टीकल्चरलिज्म, एक प्लूरलिज्म। और क्यों हम प्लूरलिज्म का यूज करते हैं और मल्टीकल्चरलिज्म का यूज करते हैं, क्या उनके अंदर भेद है, ये समझना में बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं प्लूरल कंट्रीज या प्लूरल सोसाइटीज, तो हम ऐसे समाजों की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक से ज्यादा कम्युनिटीज या एक से ज्यादा रिलीजन्स रह रहे हैं, जो विविध हैं, मतलब कि जो डाइवर्स हैं, ऐसे समाजों की हम बात कर रहे हैं। बट जब हम बात मल्टीकल्चरलिज्म की करते हैं, तो ये तो तय है कि वहां पे भी एक से ज्यादा समाज एक साथ रह रहे हैं। बट जो बात यहाँ पे और निकल के आती है कि ये जो विविधता है, इस विविधता के अंदर इक्वालिटी का अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार है। सो बहुसंस्कृतिवाद बहुल और विविध जैसे शब्दों से अलग हटकर धर्मों, जातियों, समूह, भाषाओं और संस्कृतियों के मध्य एक इक्वालिटी की बात या समानता की बात करता है। ठीक है, सो दैट इज वाई मल्टीकल्चरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम प्लूरलिज्म। यहाँ पे क्या है? बहुसंस्कृतिवाद लोकतंत्र और नागरिकता की अपनी विशिष्ट अवधारणा के साथ एक सुसंगत सिद्धांत के रूप में हाल ही में उभरा है। इसमें एक स्कॉलर हैं गुरप्रीत महाजन जी, जो कहते हैं कि एक ही सामाजिक स्थान के भीतर कई संस्कृतियों और समुदायों की एक साथ उपस्थिति एक बाहुलतावादी सामाजिक ताने बाने की ओर इशारा करती है, लेकिन इस बहुसंस्कृतिवाद की उपस्थिति के रूप में नहीं लाना जाना चाहिए। He said that but it should not be taken as a presence of multiculturalism. ये मल्टीकल्चरलिज्म का प्रेजेंस के ऊपर इंडिकेट नहीं करता है। सो ये क्या कहते हैं आगे? बहुसंस्कृतिवाद समानता के मुद्दों से संबंधित है। मीन्स मल्टीकल्चरलिज्म इज कंसर्न्ड विथ issues of equality. It asks whether the different communities living peacefully together coexist as equals in public areas or not. अभी हमारे पास 2 मिनट और बचे हुए हैं। इससे आगे बढ़ करके हम बात करते हैं सीधे ग्लोबलाइजेशन की, जो कि बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का। जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हम ब्लैकविल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें समाज के भीतर सामाजिक जीवन, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों से लेकर साझा संगीत, कपड़ों की शैलियां, जनसंचार माध्यमों तक हर चीज पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से तेजी से प्रभावित हो रहा है। मतलब कि ये ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर सोशल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल हैपनिंग्स।
मतलब कि जो आप और हम अपने घरों में, अपने समाजों में, अपने देशों में एक साथ रह रहे हैं, हमारे ऊपर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड में हो, या वो कपड़ों की बनावट में हो, या वो मास मीडिया के लेवल पे हो, या वो हमारा हॉलीवुड का संगीत सुनने से लेकर के हो, या हमारा वेस्टर्न क्लोथिंग फॉलो करने से लेकर के हो, या हमारा वेस्टर्न इलेक्शन सिस्टम। अभी अभी हमने हाल में देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं, तो हम कितना फॉलो कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़पेपर्स के ऊपर उस इलेक्शंस को। तो हम एक कॉमन लाइफ, एक एक समाज में और एक उसमें रहते हुए हम सबसे जो इस तरह से हम प्रभावित हैं, उस फिनोमिना को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अभी के लिए इतना ही।